हिंदी साहित्य की समकालीन लेखिकाओं में अपना विशेष स्थान रखने वाली युवा लेखिका प्रियंका गुप्ता की लिखी हुई कहानी आज सुनिए। कुछ किस्से अफसाने नहीं होते। प्रियंका गुप्ता जी ऐसी लेखिका हैं जिनकी लेखनी सीधे दिल को छू जाती है। कुछ किस्से अफसाने नहीं होते, वे हमारी ज़िंदगी के वो सच होते हैं जिन्हें हम जीते तो हैं पर शब्द नहीं दे पाते। तो चलिए सुनते हैं प्रियंका गुप्ता जी की लिखी हुई कहानी कुछ किस्से अफसाने नहीं होते, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। ज़िंदगी में अचानक ही चलते चलते किसी अप्रत्याशित से मोड़ पर हम उनसे मिल जाते हैं जिनसे मिलने की सपने में भी उम्मीद नहीं होती। कुछ लोग हमारे जीवन के पुराने अध्यायों में कुछ इस तरह गुम हो चुके होते हैं कि अगर कभी उन भूले बिसरे सफ़ों को पलटो भी तो भी उन यादों की लिखावट धुंधली होने के कारण पढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर कौन जानता है कि उन धुंधली सी यादों से निकलकर जब कोई पात्र आपके सामने आ खड़ा होता है तो उसका चेहरा मोहरा ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी एक एक बात किसी बिल्लौरी शीशे सी चमक उठती है। आप शायद नहीं मानेंगे ये बात। कुछ समय पहले तक मैं भी ना मानता जी, अगर कोई और ये कहता मुझसे। पर अब जिस दिन से अचानक गोनू भैया आंखों के आगे आकर खड़े हो गए उस दिन से मैं भी मानने लगा। गोनू भैया यानी गुंजन बाबू। हाँ जी, मेरे ददियाल वाली गली में सब उनको बड़ी इज्जत से गुंजन बाबू ही तो कहते थे। ये तो मैं था जिसने पता नहीं कब अपनी तोतली जुबान में गुंजन बाबू में कौन सा संधि का नियम लागू करते हुए उसे गोनू कर दिया। खुद से 15 साल बड़े लड़के को सिर्फ नाम से बुलाना तमीज के दायरे से बाहर था, सो गोनू के साथ भैया जुड़ना तो लाजमी था ना। मोहल्ले के सारे बच्चों में मैं सबसे तहजीबदार बच्चा था, सो सबका लाडला दुलारा भी था। सांवले लंबे चौड़े कंधों वाले गोनू भैया के भोले भाले मुखड़े में जाने कैसी चुंबकीय शक्ति थी जो मैं उनकी ओर खिंचता चला गया था। गोनू भैया कसरत के बड़े शौकीन थे, इलाके के दंगलों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कई सारे मुकाबले तो जीते भी थे, पर उस बलिष्ठ शरीर के अंदर उनका दिल बिल्कुल मोम की तरह था। बड़ी बड़ी हारी बीमारी तो छोड़िए, मोहल्ले के किसी घर में अगर कोई छींक भी देता तो उसकी सेवा में वे ऐसे जुट जाते जैसे उन्हीं के घर का कोई सदस्य हो। सच कहूँ तो मोहल्ले के लगभग सारे जवान जहान लड़कों ने गोनू भैया के कारण अपनी अपनी माँओं से बहुत ताने गालियाँ सुनी। हर माँ उस दिन बिन माँ के लड़के को देखकर आहें भरती। ये मेरा कोख जाया क्यों ना हुआ। मोहल्ले की भाभियाँ कनखियों से उसके गठे शरीर को देख ठंडी सांस भर जब कोई ठिठोली करती वे धीमे से मुस्कुरा कर बिना कोई जवाब दिए चुपचाप नज़रें झुका के निकल जाते। उनकी इसी अदा पर कुछ चुलबुली भाभियाँ तो जलभुन भी जाती थीं। तभी तो एक दिन उनके जैसे शांत शरीफ मिलनसार लड़के के उस निर्णय से जैसे पूरे मोहल्ले पर गाजी गिर पड़ी थी। जंगल में लगी आग की तरह ये खबर हर घर में भभक उठी थी। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। हर घर में जैसे जैसे अनदेखी अनसुनी सी सूचना पहुंचती गई, हम जैसे मसे फूटते बच्चों को घर के अंदर भगाकर औरतें आदमी सब गली में इकट्ठा होने लगे थे। एक छोटी मोटी पंचायत का सा नज़ारा था मानो। बाकी सबकी तरह मेरी उत्सुकता भी अपने चरम पर थी, पर हमेशा मेरी सारी इच्छा माँ दादी से भी छुपाकर पूरी करने वाली चाची भी उस दिन बिल्कुल नहीं पसीजी और बाहर के दरवाजे पर कुंडा मारकर भागी चली गईं उस पंचायत का हिस्सा बनने। मेरे जैसे सब बच्चों ने बहुत कोशिश की थी जासूसी करने की, पर असल माजरा हम में से किसी के समझ नहीं आ रहा था। रात के खाने के समय भी माँ और चाची की धीमी धीमी सुगबुगाहट जारी थी। गुंजन से ऐसी उम्मीद न थी। ये सुनकर इतना तो समझ आ गया था कि बात गोनू भैया से संबंधित है, पर क्या उम्मीद से परे जाकर आखिर भैया ने ऐसा क्या कर डाला। दूसरे दिन क्रिकेट के हमारे उस उबड़ खाबड़ मैदान में हम बच्चों की मीटिंग जमी थी। कोई किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। सबका हाल मेरे जैसा ही था। यूं ही उड़ते फिरते से जुमले उन सबके भी कानों में टपके थे, पर असल बात तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था। चलो यार, हम सब किसी बहाने से गुंजन भैया के घर ही चलते हैं, ना हो तो अगले हफ्ते के अपने मैच के लिए ही बुला लेंगे चीफ गेस्ट बना के। प्रभात के सुझाव पर सुशांत ने उसे ठुनकिया दिया था। अबे गधे, गुंजन भैया इस कस्बे से निकलकर शहर जा चुके हैं अपनी नौकरी के लिए। बुलाए गए क्या सब? एकदम में लोलू होगा। अरे यार, याद ही नहीं रहता बे। इतने साल से उनको अपने आसपास देखे की आदत पड़ गई है ना, यही कारण। प्रभात ने अपना माथा ठोंकते हुए कहा।
उसके बाद बहुत माथापच्ची करके भी किसी के समझ में असल घटना जान पाने की कुछ तरकीब नहीं आई थी। फिर 2-4 दिन बीतते बीतते रात गई की तरह ये बात भी चली गई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि हमेशा गुंजन गुंजन की गूंज में डूबे उस मोहल्ले में जैसे गुंजन नाम लेना भी पाप हो गया था। पहले लड़के गुंजन की तरह क्यों नहीं हैं, इस वजह से ताने सुनते थे। अब खबरदार गुंजन का नाम लिया के कारण डांट खाते थे। पर 15 दिन बाद अचानक ही घर के बाहर बुलाकर मधुर रहस्यमयी आवाज़ में क्रिकेट मैदान 11 बजे फुसफुसाते हुए 9-2-11 हो गया था। तय समय से 10 मिनट पहले ही मैदान पहुंच के देखा था, अपनी पूरी टोली वहां थी। पता चला टीम के जासूस अनुपम ने सब घटना खोद ही निकाली थी। बस गोनू भैया के नौकर से बात उगलवाने में जो पैसे खर्च हुए, उसके एवज में हम सबको बारी बारी से रोज़ शाम उसे नुक्कड़ वाले मुन्ना चाय वाले के 2 समोसे खिलाने होंगे। बात पक्की होते ही उसने विजयी अंदाज में गला खखार कर हम सबकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और रहस्योद्घाटन का बम फोड़ दिया। गुंजन भैया बेला दीदी को भगा ले गए। हम सब सन्नाटे में बैठे कुछ पलों तक एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है भला? गोनू भैया और बेला दी? असंभव। एक तो बेला दी गोनू भैया से 5-6 साल बड़ी, ऊपर से विधवा, एकदम गऊ की तरह सीधी साधी। वो कैसे भाग सकती हैं भला? और भगाने का इल्ज़ाम भी किस पर? गुंजन भैया पर। अगर सच था ये, तब तो घोर कलयुग। दादी सच ही कहती हैं, चौथा चरण है ये कलयुग का। अब तो कल की भगवान ही तारेंगे इस दुनिया को अवतार लेकर। हम सब उस कच्ची उम्र में भी दुविधाग्रस्त थे। गोनू भैया के इस कदम का क्या करें? एक तरफ किसी फिल्मी हीरो की तरह अपने सपनों की दुनिया में अपने प्यार के साथ गुम हो जाना बहुत रोमांचकारी था, वहीं दूसरी ओर उस रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े दोनों यात्रियों के बारे में सोचकर मन एक अजीब सी जुगुप्सा से भर रहा था। कोई कैसे अपने से बड़ी एक विधवा के साथ? छी! वक्त बीतता चला गया था और उसके साथ ही गोनू भैया उर्फ गुंजन बाबू के नाम, उनकी यादों और उनके जिक्र पर भी मिट्टी पड़ती गई थी। स्कूल खत्म कर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जिस दिन मैं दिल्ली आया था, क्या पता था दुनिया सचमुच सिमट के इतनी छोटी हो चुकी होगी। वरना क्या ऐसा संभव था कि सरिता विहार से राजीव चौक के इतने आम से रूट में गोनू भैया ठीक मेरे बगल में आकर ही बैठ जाते? न केवल बैठे ही, बल्कि मेट्रो की उस भीड़ में मुझे पहचान भी गए। उनको पहचान पाना वैसे मेरे लिए खासा मुश्किल रहा। एक झटके से ना तो उनकी शक्ल पहचानी लगी, ना गुंजन नाम ही कुछ घंटी बजा पाया। पर जैसे ही उन्होंने कहा, अब भी नहीं पहचाने का, हम तुम्हारे गोनू भैया, वैसे ही सब धूल जैसे एकदम साफ हो गई। बहुत ध्यान से उनकी शक्ल देखी। भोलापन उम्र की दरारों के बावजूद वैसा ही था। बदन भले थोड़ा ढल गया था, दिल्ली वैसे ही इतना खून निचोड़ लेती है, भला इंसान पसीना बहाकर बदन कहाँ से बनाएगा। चेहरे पर अब भी वही निश्चल मुस्कान, बात करते हुए वैसे ही अचानक नज़रें झुका लेना, सब कुछ तो लगभग वैसा ही था गोनू भैया का। फिर वो बदले कहाँ से? जाने गोनू भैया के आग्रह का असर था या फिर मन के किसी कोने में सब कुछ जान लेने की बलवती होती जा रही इच्छा का कमाल। मैं उनके साथ उनके घर जाने से खुद को रोक नहीं पाया था। भैया ने बताया नहीं वे किस काम से जा रहे थे, पर जो भी काम था उसे यूं ही छोड़ वे मुझे लिए वापस चल दिए। रास्ते भर वे सिर्फ मेरे बारे में बात करते रहे, मेरी पढ़ाई, कैरियर, भविष्य, सपने, जाने क्या क्या। मैं भी किसी रोबोट की तरह उनके सवालों के जवाब दे रहा था। किसी समय पतंग की डोर की तरह उनके पीछे घूमने वाला मैं पूरी तौर से अजनबियत के घेरे में था। बदरपुर मेट्रो स्टेशन उतरकर उन्होंने बस एक बार पूछा था, पैदल थोड़ा चल लोगे ना? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। और फिर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना वे हाथ से मुझे साथ चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए थे। बदरपुर की सारी अंदरूनी गलियों से घुमाते हुए भैया आखिरकार एक गेट के सामने आकर रुक गए। लो, आ गया मेरा घर। दूसरी मंजिल पर था उनका घर। घर क्या, एक स्टूडियो अपार्टमेंट था। 2 मिनट तक उनके दरवाजे पर खड़ा मैं कमरे का पूरा जायज़ा लेता रहा। इतना साफ सफाक कमरा, हर चीज़ व्यवस्थित, बिल्कुल अपनी जगह पर। मेरे सामने अपना कमरा घूम गया जैसे कोई कबाड़ खाना। इतना सुरुचिपूर्ण कमरा रखना किसी कुंवारे के बस में नहीं, तो क्या सच में भैया और बेला दी? मेरे अंदर की वितृष्णा फिर एक बार अपना सिर उठाने लगी थी। दिल किया वहीं से उल्टे पांव लौट जाऊं। यादों के जो पन्ने गल चुके उन्हें दोबारा सहेजने की कोशिश भी क्यों करूं? पर इसके पहले कि मैं कुछ कर पाता, भैया ने हाथ पकड़ के मुझे अंदर खींच लिया था।
कुर्सी पर बैठा मैं अब भी खामोश था। चाय बनाते भैया ही बातों का सिरा पकड़े हुए थे। सहसा बात मेरी शादी की उठी तो जाने कैसे एक झटके से मेरे मुंह से निकल गया, आपने तो कर ली होगी ना शादी। जुबान से बाहर निकलते मैंने जीभ काट ली। किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत मेरी तो ना थी, आज क्या हो गया मुझे। भैया ने शादी की हो या बिना शादी के साथ रह रहे हों, मुझे क्या लेना देना। दिल्ली की मेट्रो संस्कृति अब भी मुझ पर हावी नहीं हो पाई थी, पर मन से मैं शायद अब भी कस्बाई ही था। हर जान पहचान इंसान के आगे पीछे में अपनी नाक घुसेड़ देना हद है। भैया कुछ देर चाय का कप घुमाते हुए खामोश बैठे रहे थे। नज़रें झुकी थीं, पर मानो ज़मीन को भेद कुछ तलाश रही हों। सहसा नज़रें उठीं और मुझे अंदर तक भेद गईं। बेला के बारे में सीधे ही क्यों नहीं पूछ लेता तू? इतना बड़ा हो गया कि घुमा फिरा के बातें करना भी सीख गया। मुझे सकपकाया देख वे फिर उसी भोली स्मित से सज गए थे। बेला अपने 2 बच्चों और पति के साथ बहुत खुश है। मेरे ऑफिस में ही काम करती है। शाम को चलना उसके घर, अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लेना। पर भैया, बेला दी की शादी किसी और से, तो आप और वो? गोनू भैया एक फीकी हंसी हंस दिए। उसके बाद जो कहानी उनसे सुनने को मिली, उसका कुल लब्बो लुआब जो निकला, उसने मुझे कुछ देर के लिए मानो स्तब्ध कर दिया था। कितनी बातें तो मैं भी जानता ही था उनकी पिछली ज़िंदगी की। मसलन बेला दी विधवा होकर अपनी बूढ़ी माँ के पास रहने आई थीं, जो पहले से ही गोनू भैया के पुश्तैनी मकान में किराएदार थीं। पर चुप चुप से रहने वाले शर्मीले से गोनू भैया कब और कैसे उनके इतने करीब आ गए, या उनके करीब थे भी, ये बात मुझे नहीं पता थी। शायद तब उम्र नासमझ थी इस कारण। और जब तक उम्र हुई, गोनू भैया बेला दी की कहानियाँ विस्मृत की जा चुकी थीं। भैया अब बता रहे थे, बेला दी के शिफ्ट होने के बाद एक बार वे 3 दिन तक घर में निपट अकेले रहे थे। पूरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी में गांव गया हुआ था। जाड़ों की उन रातों में इलाके में चोरों का आतंक इस कदर था कि घर 2 औरतों के भरोसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। जिस दिन सब गए, उसी दिन शाम को भैया को ठंड लग के जो बुखार आया, उनके अंदर उठने की भी शक्ति नहीं बची थी। किसी काम से दीदी नीचे आई तो देखा पूरे खुले घर में भैया बेसुध पड़े थे। उनके लिए डॉक्टर बुलाने से लेकर अगले 3 दिनों तक उनके परिवार के लौट आने तक दी ने ही उनकी अथक सेवा देखभाल की थी। तुझे पता है करण, उन 3 दिनों में बेला में मैंने अपनी माँ, बहन और सखी तीनों रूप देख लिए थे। मेरी देखभाल माँ की तरह करती थी, मेरे नानुकुर करने पर एक बड़ी बहन की तरह सख्ती से मुझे डांटती फटकारती थी, और मेरी उदासी एक सखी, एक दोस्त की तरह दूर कर देती थी। बहुत अलग, बहुत अनोखा रिश्ता बन गया था हमारा, दुनिया से निराला। अपने हर सुख दुख में मैं बेला की शरण में जाने लगा था। वो भी चुपके से ऐसा ही कर जाती। 4 साल बाद चाची की मौत के बाद कौन था उसका? मेरे परिवार वालों ने जब वो मकान भी बेच दिया तो कहाँ फेंक देने देता उसको। तब तक मैं भी बहुत डरता था ना दुनिया से, समाज से। इसीलिए तो दूसरी जगह उसे कमरा किराए पर दिला दिया था। अपने मन की बात किससे कहता मैं? मेरा भी कौन था? समाज और दुनिया से डर था तो उन्हें भगा के क्यों ले आया? जाने क्यों मैं न चाहते हुए भी थोड़ा तल्ख हो गया था। भैया बिना उत्तर दिए फिर मुस्कुरा दिए। कुछ देर हम दोनों जैसे नज़रों में एक दूसरे को तौलते रहे। फिर भैया ने ही चुप्पी तोड़ी थी। तेरा पूरा परिवार तो कृष्ण को बहुत मानता है ना? हाँ, क्यों? यह अचानक विषय परिवर्तन मेरी समझ से बाहर था। ना, कुछ खास नहीं। मैं सोच रहा हूँ कृष्ण को भी एक टुकड़ा चीर का प्रतिदान देकर ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा होगा क्या? भक्त से जैसे दिमाग की ट्यूबलाइट जल उठी थी। मैं अपने ही प्रश्न पर शर्मिंदा था। तो आपने कभी किसी को अपने ऐसे कदम का औचित्य समझाया क्यों नहीं? बेला दी के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट क्यों नहीं किया सबके सामने? क्या करता किसी को स्पष्टीकरण देकर, और फिर देता ही क्यों? कोई समझता क्या, मानता मेरी बात? करण, बुरा न मानना। कहने को तू आज के ज़माने का लड़का है, दिल्ली जैसे बड़े शहर में आकर बस गया है, फिर भी तेरे दिमाग ने इतना बताने के बाद भी क्या नया सोच लिया? एक टुकड़ा चीर के बदले कान्हा ने वस्त्र के अंबार में अपने सखी को छुपा दिया था। उसी सखी के लिए एक तिनके साग के बदले उन्होंने सहस्र ऋषियों की भूख शांत की थी। तो फिर एक माँ बहन विहीन लड़के को उस ममत्व का एहसास कराने वाली अपनी सखी को भला मैं कैसे निराश्रित छोड़ देता उस भूखे भेड़ियों के जंगल में?
तुझे क्या, शायद किसी को नहीं पता कि दूसरी जगह किराए का कमरा दिलाकर निश्चिंत होकर जब इस शहर में मैं नौकरी करने आया था तो मेरे ही चचेरे भाई ने उसके विश्वास का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। उस समय तो किस्मत से वो बच गई थी, पर अकेली निस्सहाय लड़की कब तक यूं बेसहारा अपनी रक्षा कर सकती थी, बता तो। इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला मैं उसे अपने साथ ले आया। ज़माना अगर हमें कोसता है, गालियाँ देता है तो देता रहे। जब तक एक दूसरे के लिए हम कुछ गलत नहीं करते तब तक मुझे किसी की परवाह नहीं। ये मन का रिश्ता है करण। जरूरी नहीं कि हर रिश्ते का कोई नाम हो ही। कुछ बेनाम से रिश्ते भी सच्चे और पवित्र होते हैं और अपने इस बेनामी रिश्ते पर हम दोनों को गर्व है। आपने उनकी शादी तो कर दी भैया, खुद क्यों नहीं की अब तक? जिज्ञासा का कीड़ा अभी मेरे अंदर कुलबुला ही रहा था। क्या ज़रूरत है मुझे शादी करने की? दिन का खाना ऑफिस में बेला के टिफ़िन से ही खा लेता हूँ, रात का कभी उसके घर जाकर और कभी खुद ही बना लेता हूँ, वरना होटल तो है ही। रही बात मेरी हारी बीमारी की, तो अब तो सखी के साथ साथ उसका पति भी मिल गया ना। कहते हुए भैया ठठाकर हंस पड़े। चाय के कप उठाकर सिंक पर धोते हुए वे बड़े बेफिक्र से लगे मुझे। आखिर और भी कम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, क्यों है ना? फिर कभी आने पर बेला दी से मिलने का वादा करके गोनू भैया से विदा लेकर वापस मेट्रो स्टेशन की ओर जाते हुए बस एक ही बात मेरे मन में चल रही थी। कभी कभी कुछ अफसाने सच्चे किस्सों से तो लगते हैं, पर ज़रूरी नहीं हर किस्सा अफसाना ही हो, क्यों है ना? अभी आप सुन रहे थे प्रियंका गुप्ता जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी, कुछ किस्से अफसाने नहीं होते। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो।